वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पर आपके लिए एक बैच लाया गया है जिनमें कुछ मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये सारे प्रश्न जो है आपके पहले हुए एग्जाम जीडी के उन पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करके देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी प्रश्नों को जब भी आपका प्रश्न देखने को मिले तो वहाँ पर वीडियो पॉज कीजिएगा और उन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुल प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 30 आदमी जो है 20 भूखंड को 10 घंटों में जोत सकते हैं, तो 15 आदमी 5 भूखंडों को कितने घंटे में जोत सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक एमडीएच फार्मूला होता है जो कि पता होना चाहिए। एमडीएच आपका क्या होता है फार्मूला, मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। बाई आपका क्या हो जाता है, वर्क यानी कि कामों की संख्या होती है, जो कि दूसरे कामों के यानी कि दूसरे कामों में आदमियों के बराबर, दिनों के गुना इंटू घंटों के गुना बट्टा वर्क दूसरा के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये आप एमडीएच फार्मूला से याद रख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में से एक चीज़ अगर नहीं भी दिया जाए तो भी आप इस फार्मूला का यूज करके हल कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया टोटल जो है कितने आदमी उस काम को करते हैं, 30 आदमी उस काम को करते हैं। 30 आदमी जो है 20 भूखंड को कितने घंटे में जोत सकते हैं, 10 घंटे में जोत सकते हैं। तो इस 20 भूखंड क्या है, वर्क यानी कि काम है, तो काम आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितने घंटे में जोत सकते हैं, तो 10 घंटे में जोत सकते हैं। दिनों की संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं दी गई है उसे छोड़ देंगे। बराबर आपका क्या हो जाएगा, उसी काम को जब क्या करेंगे 15 आदमी करेंगे। कितने भूखंड, यहाँ पर जो है 5 भूखंड क्या है, एक काम है, तो 5 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि कितने घंटे में जोत सकते हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे यच घंटे में जोत सकते हैं। हल करेंगे आपका यच का जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 0 से 0 चला गया, 5 से 15 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। 2 से आपका 30 जो है कितना बार में, 15 बार में। और यहाँ पर 3 से जो है 15 कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। यानी कि एच बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 आवर आएगा। यानी कि 15 आदमी 5 भूखंडों को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके जोत सकते हैं, तो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके जोत सकते हैं, यानी कि 5 घंटे में जोत सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है और फिर 20% के लाभ पर बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मैं जीडी वाले वीडियो में, प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का सामान बोल रहा है कि 20% के लाभ में बेचेगा, तो कितने में बेच देगा, 120% में बेच देगा। 100% का सामान 20% के लाभ में यानी कि 120% में बेचेगा। तो सीपी कितना है, 1400 का सामान है, 1400 को कितने में बेचेगा, 120% में बेचेगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, 100 जाएगा। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर से 2 शून्य चला गया। 120 इंटू 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 140 और 28 तो आपका कितना हो जाएगा, 168। यानी कि 1680 रुपये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमगत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो इन 5 संख्याओं का एवरेज बहुत कुछ हो सकता है। या तो हम लोग बोल सकते हैं इसका एवरेज जो है इन पांचों संख्याओं का, ये लगातार विषम संख्या है, उनका औसत सी भी हो सकता है, इनका औसत E-4 भी हो सकता है, इनका औसत A+4 भी हो सकता है,
ये 3 औसत हो सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5, इनका औसत ये भी हो सकता है। तो इतना सारा ये आपका क्या हो सकता है, ये इतना सारा ऑप्शन में, यानी कि इन पांचों संख्याओं का औसत इतना सारा हो सकता है। आपका जिस हिसाब से जो है आंसर होगा उसी तरह का क्या करेंगे, उसी मतलब कि जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया, ए प्लस, ए से रिलेटेड सारे औसत दिए गए, तो ए प्लस 4 क्या हो जाएगा, इनका औसत यानी कि एवरेज होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अब मैं इसे समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर जैसे जो है क्या बोला गया कि 5 क्रमगत विषम संख्याएं लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग छोटा से शुरू करते ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक आपका क्या है, सबसे छोटा विषम संख्या, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर आपकी 7 है, फिर आपकी 9 है। तो अगर किसी भी संख्या का औसत निकालना होता है तो क्या करते हैं, उन सभी संख्याओं का सम यानी कि योग करेंगे। तो कितना योग आ जाएगा आपका, 9 सा 16, 16 5 21, 21 या 3 24 है 1 25। टोटल संख्या का योग का क्या करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो कितने नंबर है, 5 नंबर। तो 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या ये बीच वाले संख्या के बराबर नहीं है, यही आपका क्या है, बीच वाला संख्या के बराबर ही औसत है। तो यहाँ पर इसी तरीके से तो तभी तो मैंने बोला कि ये बीच वाली भी संख्या क्या होगी, एक तरीके से एवरेज होगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पहली संख्या क्या थी, 1 थी, तो हम लोग नहीं बोल सकते, जैसे कि हम 1 को क्या मान ले, ए मान ले। 1 को अगर ए मान ले तो क्या, ए प्लस 4 क्या था, औसत था। तो अगर ए का मान 1 है तो 1 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 क्या था, आपका एवरेज था, यानी कि इसे हम लोग ए प्लस 4 भी बोल सकते हैं। फिर मैंने क्या बोला यहाँ पर, ई माइनस 4 भी इसे औसत बोल सकते हैं। तो ये लास्ट संख्या को अगर ई मान लेते, क्या मान लेते, ई मान लेते हैं, तो ई माइनस 4 भी क्या हो सकता है, आपका औसत हो सकता है। तो ई का मान कितना है, 9 है। ई का मान कितना है, 9 है। 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि इसके बराबर भी क्या है, औसत 5 है। यानी कि इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, ई माइनस 4 के बराबर भी इन पांचों संख्याओं की औसत होगी। और अंतिम वाला जो है ये तो मैंने पहले ही निकाल कर आपको बता दिया है, और ये जो है सबसे नॉर्मल औसत निकालने का तरीका होता है। तो ये मैंने चारों तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है लगातार क्रमगत विषम संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। तो ये 4 तरीका होता है निकालने का, आपका जिस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ रहे आंसर उस तरीके से बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस हिसाब से कौन सा सही होगा, ए प्लस 4 सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत 75 किलोग्राम है। फिर बोला गया कि 15 व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 28 किलोग्राम अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15वें व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि 15 व्यक्तियों का कुल औसत भार क्या है, यक्स है। क्या मान लिया हम लोगों ने कि कुल जो है उन 15 व्यक्तियों का औसत भार क्या है, यक्स मान लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया कि 15 में से 14 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 75 केजी है। यानी कि अगर 14 व्यक्तियों गुना 75 केजी कर दे तो क्या निकल जाएगा, उन 14 व्यक्तियों का कुल योग निकल जाएगा, यानी कि भार का योग निकल जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना था, 15 व्यक्तियों का औसत भार यक्स माना था, और यहाँ पर बोला गया कि 15 व्यक्तियों के औसत भार से 28 किलोग्राम अधिक किसका भार है, 15वें वाले व्यक्ति का, यानी कि 15th मेन का भार कितना एक तरीके से है, यक्स प्लस 28 है, ये 15वें व्यक्ति का भार है। तो यहाँ तक तो 14वें व्यक्ति का भार हो गया। अगर इसमें 15वें व्यक्ति का भी भार ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 15 व्यक्तियों का भार हो जाएगा। जो कि अगर यहाँ पर क्या करें, 15, ये जो है 15 व्यक्तियों के भार का औसत है, तो 15 इंटू एक्स कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 15 व्यक्तियों का कुल भार हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे, यहाँ पर जो यक्स का वैल्यू आएगा उसमें फिर क्या करेंगे, उसके आधार पर 15वां व्यक्ति का भार निकाल सकते हैं। तो पहले यक्स का वैल्यू लाएंगे यहाँ पर से, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से यक्स उधर जाएगा तो 15 एक्स में से यक्स गया तो आपका कितना बचेगा, 14 एक्स बराबर, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 14 कॉमन लेंगे तो 75 माइनस 2 73, यानी कि क्या बचेगा आपका 14 इंटू 73 बचेगा। क्या बचेगा, 14 इंटू 73। हल करेंगे तो 14 से 14 आपका चला गया, यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 73 आ गया। कितना आ गया, 73 आ गया। तो हमें क्या चाहिए,
15वें व्यक्ति का भार चाहिए। तो 15वें व्यक्ति का भार तो यक्स प्लस 28 था, तो हमें क्या करना होगा, यक्स में 28 जोड़ना होगा, तभी हमें 15वें व्यक्ति की भार पता होगी। तो कितना जोड़ेंगे यहाँ पर सॉरी जो है 73 नहीं होगा, 75, यहाँ पर जो है 2 कॉमन लेंगे तो 75 2 77 होगा। सॉरी यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया था गलती से, प्लस होगा, 75 2 77 होगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 77, क्या होगा आपका 77। तो कितना हो जाएगा 8 7 15, हाथ में 1, 7 2 9 1 10, यानी कि 105 केजी होगा, जो कि 15वें व्यक्ति का भार है। तो यहाँ पर आपका 105 केजी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक धनराशि प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज पर उसके 5 गुना होने में लगने वाला अपेक्षित समय क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 16% के दर से, यानी कि अगर प्रति वर्ष 16% का ब्याज लगता है तो 5 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी प्रिंसिपल खुद में जो है कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो बोला जा रहा है कि 100% का कोई राशि कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया, यानी कि कितने प्रतिशत हो गया, 500% हो गया। कोई राशि कितनी थी 100%, उसके 5 गुना हो गई, यानी कि 100 गुना 5 यानी कि 500% हो गई। तो ये आपका 100% क्या है, मूलधन है, लेकिन ये आपका 500% क्या है, मिश्र धन है। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो 500% में से 100% जाएगा तो कितना बचेगा, 400%। और यही 400% आपका क्या है, ब्याज है, जो कि उसे कुल जो है प्राप्त होगा। लेकिन ये जो है टोटल ब्याज है, अगर हम टोटल ब्याज में से 1 साल का ब्याज भाग कर दे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा कि वो जो है कितने साल के लिए ब्याज पर लगाया गया था। तो हल करेंगे यहाँ पर से तो परसेंट चला जाएगा, 16 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 16 दूनी 32, और आपका कितना बचा 8, 16 25 80, यानी कि 25 सालों में क्या हो जाएगा, 25 सालों में राशि 5 गुना हो जाएगी। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% है और दूसरे वर्ष के लिए यह 8% है, तो परिवर्तनीय चक्रवृद्धि ब्याज पर 18,750 रुपये से 2 वर्षों के बाद कुल कमाई क्या है। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिश्र धन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। एक तरीके से आपका यहाँ पर घुमाकर पूछा जा रहा है, आपसे डायरेक्ट नहीं बोला गया, बोला जा रहा है कि उसकी कमाई कितनी हो रही है, यानी कि जो उसे ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है वो क्या है, उसके लिए कमाई है। यानी कि आपसे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जा रही है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/25। उसी तरीके से 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/25 नहीं, 1/25। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/25। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/25 होगा। तो यहाँ पर से हमें पहले वाले से पता चलता है कि 25 यूनिट की कोई राशि पर क्या होता है, 1 यूनिट का ब्याज लगता है। 25 यूनिट की कोई राशि पर 1 यूनिट का ब्याज कितना हो जाएगा, 26 यूनिट वो धनराशि हो जाएगी। तो इधर आपका प्रिंसिपल है, इधर आपका क्या है, अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। फिर दूसरे साल में क्या होता है, 25 यूनिट की राशि पर 2 यूनिट का ब्याज लगता है, यानी कि 25 यूनिट की राशि पर 2 यूनिट का ब्याज, यानी कि राशि कितनी हो जाएगी, 27 यूनिट। तो दोनों तरफ गुना करेंगे, तो इधर गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। तो 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625। इधर गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो 26 × 27 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 26 का 676, 676 26 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 आपका हो गया, 702 हो गया। कितना हो गया, 702। तो यहाँ पर आपका 702 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है 625 क्या आपका मूलधन है, 702 आपका क्या है, मिश्र धन है। तो अभी आपको बताया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो 702 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 702 में से 25 जाएगा तो 75 2 77 बचेगा। यानी कि 77 यूनिट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है।
तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले हमें रुपया चाहिए, 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि 18,750 रुपया क्या है, मूलधन है। और यहाँ पर मूलधन यूनिट में कितना है, 625 यूनिट है। यानी कि 625 यूनिट का वैल्यू कितना है, 18,750 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 तिया 75, 6 तिया 18, यानी कि 30 रुपया हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना रुपये, 30 रुपया। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, यानी कि 77 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 30 में 77 से गुना करेंगे तो आपका कितना होगा, 0 7 तिया 21, 7 तिया 21 2 23, यानी कि 2310 रुपया उसकी क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि उसकी कुल कमाई 2310 रुपये होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि संख्या 3, 1, 1, 5, 2 और 7 की माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगी। तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले जो भी आपका नंबर दिया गया उसे क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है। 1 कितने बार है, 2 बार है। उससे बड़ा अंक 2 है, उससे बड़ा अंक 3 है, उससे बड़ा अंक 5 है, उससे बड़ा अंक 7 है। टोटल कितने अंक है, 6 अंक है। 6 अंक को हम लोगों ने नीचे लिख लिया। अब क्या करना है, इनमें से बीच की संख्या ढूंढनी है। तो बीच की संख्या कैसे, 2 अंक इधर आपका अलग, 2 अंक इधर आपका अलग, इन दोनों के बीच की संख्या ढूंढनी है। तो 2 और 3 की बीच की संख्या कितनी होगी, 2.5 होगी। क्या होगी, 2.5 होगी। यही आपकी मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 2 और 3 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5। टोटल कितने नंबर है, 2। 5 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। यानी कि अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना जानते तो इस तरीके से सम करके फिर टोटल नंबर से डिवाइड करके आप माध्यिका यानी कि मीडियन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 2.5 माध्यिका यानी कि मीडियन होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 19 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े, 17 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। तो कोई भी कमरा, ये जो है कमरा हमें कैसा दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है। यानी कि कमरा कैसा है, क्यूबाइड है, यानी कि घनाभ के आकार का है। तो आपको पता होना चाहिए कि घनाभ के आकार में अगर कोई भी लंबा खंबा ये सब रखा जाएगा तो किस पर रखा जाएगा, उसके विकर्ण पर रखा जाएगा, विकर्ण के आधार पर रखा जाएगा। तभी जो है उसकी, क्योंकि किसी भी घनाभ का उसकी सबसे लंबाई जो अधिक होती है, किसकी होती है, विकर्ण की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो आपके घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है विकर्ण का यानी कि क्यूबाइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √L² B² प्लस H², यानी कि लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई कितना है, 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है, 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हाथ में 1, 6 2 8 8 16 1 17 हाथ में 1, 3 3 6 2 8 1 9, यानी कि 974 आएगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि किसके नज़दीक जो है ये स्क्वायर लग रही है। आपका 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है। 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961 होता है। यानी कि इसका जो अंडर रूट का जो वैल्यू आएगा बाहर में वो 31 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 31 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पर जो 31 पॉइंट ऑप्शन में चेक करेंगे कि 31 पॉइंट समथिंग जो है किसका आंसर है। तो 31 पॉइंट आपका मात्र एक ऑप्शन में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छोटी आयताकार चारागाह की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, 1:2 है। और चारागाह का क्षेत्रफल कितना है, 1/8 हेक्टेयर है। यानी कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है। क्या होता है, 10,000 मीटर। तो 10,000 मीटर का 1/8 मीटर क्या, उस चारागाह यानी कि आयताकार चारागाह का क्षेत्रफल है। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 8 से 1 बार में चला जाएगा। फिर आपका कितना बचा, 2 8 दूनी 16, 8 25 40 0, यानी कि 1250 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उस आयताकार चारागाह का क्षेत्रफल होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चारागाह की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या था, एक आयत था।
लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 1:2, यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है 1:2। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लंबाई कितनी है 2x है और चौड़ाई कितनी है 1x, यानी कि x है। दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x और टोटल क्षेत्रफल कितना है 1250। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 625 बार में चला जाएगा, x इंटू एक्स यानी कि x² बराबर कितना हो जाएगा 625। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 625 यानी कि 625 अंडर रूट का वैल्यू कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी कि अंडर रूट के बाहर आएगा 625 तो कितना आएगा बनेगा 25 बनेगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 25 मीटर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, चारागाह की चौड़ाई पूछी जा रही है। तो चारागाह की चौड़ाई कितनी थी x मीटर, तो x का वैल्यू 25 मीटर, यानी कि चारागाह की चौड़ाई कितनी है 25 मीटर होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल का पहिया 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो तय करने में जो है, अगर 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे तय करने में 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं उस पहिए का। तो पूछा जा रहा है आपसे कि पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर जो है, डायमीटर की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। तो 13.2 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13200 मीटर हो जाएगा। इतना जो है क्या हो गया टोटल दूरी हो गया। और हमें ये भी पता होना चाहिए पहिए जो है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और जब उसे घुमाया जाता है तो उसके परिधि पर यानी कि पेरीमीटर पर घुमाया जाता है। तो हमें परिधि चाहिए, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, किसी भी सर्कल के परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो 2π, त्रिज्या हमें निकालना है तभी हम लोग व्यास निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या को r से डिनोट कर देंगे। और ये पहिए को कितना बार घुमाया जाता है 5000 बार घुमाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा टोटल दूरी हो जाएगा जो कि उस पहिए द्वारा घूमी गई है। और टोटल दूरी कितना है 13200 मीटर है, तो लिख देंगे 13200। अब हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया यहाँ पर आपका, 22 से काटेंगे तो 22 छक 132, 2 तिया आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आर बराबर आपका कितना आ जाएगा 7 तिया 21, 21/50, ये आपका क्या आ जाएगा 21/50 मीटर में आ जाएगा। ये जो क्या आएगा रेडियस मीटर में आएगा। रेडियस को जब डायगनल, क्योंकि हमें डायगनल चाहिए तो डायगनल बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, यानी कि त्रिज्या का दोगुना ही क्या होता है व्यास होता है। तो ये जो है 21/50 त्रिज्या है, डायगनल यानी कि व्यास बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। और ये जो पूरी जो आपकी आएगी, जो व्यास आएगी वो किस में आएगी मीटर में आएगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालना, क्योंकि प्रश्न में जो था वह सेंटीमीटर में निकालने के लिए बोला जा रहा था। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में छूट गया, यहाँ पर जो है पूछा गया था कि व्यास जो है सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पर जो है मीटर को, ये जो अभी तक क्या है मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, पहिए का व्यास सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हल करेंगे 50 दूनी 100 हो गया, 21 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उस पहिए का व्यास यानी कि डायगनल नहीं डायमीटर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।